हेलो गाइस, वेलकम टू द सेशन। सबसे पहले हम लोग कल के सेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कल के सेशन में मुझसे एक गलती हो गई थी। लाइक मैंने जब क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 21 बोला था कि क्वार्टर में क्या होता है, तो मैंने उसको 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक बोल दिया था। तो वो 4 मंथ्स हो गए, तो वो गलत है। मैंने मुझे 1 अप्रैल से लेके वो 30 जून 3 मंथ्स के ऐसे 4 क्वार्टर्स होते हैं हर फाइनेंशियल ईयर में। फर्स्ट बात तो, एंड लाइक देन सेकंड बात, मुझे एक दो लोगों के मैसेजेस आए हैं कि लाइक मैंने फर्स्ट सेशन जब हमारा इंट्रो सेशन हुआ था तब अडानी ग्रुप के लिए मैंने अडानी ग्रुप के लिए बहुत नेगेटिव कमेंट्स दिए थे। एंड कल वाले सेशन में मैंने बोला कि वो अडानी ग्रुप के लिए मैंने थोड़ा सा पॉजिटिवली बोल दिया कि वो न्यूज़ आई उस वजह से गिरा एंड देन वापस बढ़ गया। लाइक उसको क्लियर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार, मेरी बहुत अलग थिंकिंग हो सकती है, आप लोगों की बहुत अलग थिंकिंग हो सकती है। मैंने कल वाले जो सेशन हुआ था मैंने उसमें ऐसा नहीं बोला कि यार अडानी बहुत अच्छी कंपनी है। मैंने ऐसा बोला कि यार वो गिरा उस वजह से कि उसके में बहुत नेगेटिव न्यूज़ आ गई थी। किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स अगर खराब होते हैं ना, तो भी वो इतनी जल्दी नहीं गिरता है। इतनी जल्दी आपको इतना शॉर्ट टर्म में वो पता भी नहीं चलेगा। एंड मैंने अडानी के बारे में क्यों बोला, हम लोग एक बार स्क्रीनर पे जाके उसका ओवरव्यू देख लेते हैं, या फिर हम लोग वो जब स्क्रीनर का करेंगे, आज हम लोग स्क्रीनर का ओवरव्यू देंगे, तब मैं आपको वो पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। अडानी पे ही हम लोग चल जाएंगे। एंड यार, फर्स्ट सेशन में श्याम मेटालिक्स की किसी ने बात की थी, श्याम मेटालिक्स के आईपीओ की। तो हम लोग उस पे थोड़ा सा आते हैं कि एक आईपीओ का कैसे देखते हैं हम लोग। बेसिकली मैं क्या करता हूँ कोई भी आईपीओ देखने से पहले, बिकॉज आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स बहुत बार बहुत अच्छे लिस्टिंग गेन्स हो जाते हैं। सो स्क्रीन विजिबल है? हाँ अक्षर। ओके। यार लाइक एक्चुअली अक्षर, रियली हाँ सॉरी टू इंटरप्ट। एक्चुअली हाँ किसी ने ना एकदम जो हमारा फर्स्ट सेशन हुआ था उसमें किसी हाँ। ने एक्चुअली पूछा था कि श्याम मेटालिक्स के बारे में कोई बता सकता है। तो किसने पूछा था? इफ ही इज प्रेजेंट कैन यू रेज योर हैंड, ताकि मतलब हम फिर उसी पर्सपेक्टिव से बात करना स्टार्ट कर पाए। एकदम लास्ट लास्ट में जब सबने लीव कर दिया था, किसी एक पर्सन ने पूछा था कि उसको अप्लाई करना है सब्सक्रिप्शन के लिए, आईपीओ के लिए, इन द श्याम मेटालिक्स, इफ ही इज प्रेजेंट राइट नाउ, ताकि मतलब हम उसी के पर्सपेक्टिव में आगे बढ़ पाए। ऑलराइट, ओके अक्षत, आई थिंक ही हाँ इज नॉट प्रेजेंट राइट नाउ, तो आगे बढ़। हाँ। बेसिकली लाइक आईपीओ का बहुत वो चल रहा है, तो एक बार हम लोग 5 मिनट में आईपीओ का डिस्कस कर ही लेते हैं। बहुत इजी होता है, किसी भी आईपीओ को हम लोग एनालाइज करते हैं तो वो हम लोग देख लेते हैं कि किसी भी आईपीओ को कैसे एनालाइज करते हैं। बेसिकली लाइक मैं जो करता हूँ, क्रोम पे जाओ और जो भी है, जैसे श्याम मेटालिक्स का है तो श्याम मेटालिक्स आईपीओ डिटेल्स, यहाँ पे पूरे आईपीओ की डिटेल्स आ जाती है। मैं पर्सनली ये साइट यूज़ लेता हूँ, ये चित्तौड़गढ़.com ये साइट है। इसमें इस आईपीओ की पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी कि कंपनी क्या करती है, कब इस्टेब्लिश हुई थी, एंड ये सब। उसके बाद इस कंपनी की स्ट्रेंथ्स क्या है। बेसिकली अगर शॉर्ट में समझे तो ये एक मेटल कंपनी है जो आयरन पैलेट, स्पंज आयरन ये सब बनाती है। एंड ये इंडिया फेरो अलॉयज की फेरो अलॉयज प्रोड्यूसर है। एंड जो इसके क्लाइंट्स हैं, वो अगर हम लोग बड़ी कंपनीज देखें तो जिंदल स्टील एंड रिमझिम लिमिट, रिमझिम इस्पात लिमिट, ये दो इसके डोमेस्टिक क्लाइंट और इसके बहुत सारे फॉरेन क्लाइंट्स भी हैं। एंड ये इसकी जो लोकेशन है वो संबलपुर, ये सब हम लोग यहाँ पे अगर साइट पे आएंगे तो हमें दिख जाएगा। देन ये अपनी कंपनी क्या मोटो है, ये जो 5.71 मिलियन टन से लेके अपनी जो कैपेसिटी है वो 11.60 मिलियन टन पर एनम तक बढ़ाना चाहती है। देन ये इसकी स्ट्रेंथ है। बेसिकली आईपीओ का ये साइज है। हम लोग कोई भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले कि ये जून 14 से जून 16 तक का वो उसका टाइम था आईपीओ का, हम लोग उस टाइम पे उस पर अप्लाई कर सकते थे। ये प्राइस बैंड है। किसी भी आईपीओ में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ शेयर्स होते हैं, वही हम अप्लाई कर सकते हैं, वो एक लॉट में होता है, जो इसमें 45 शेयर्स थे। एंड प्रमोटर होल्डिंग, जो हम लोगों ने प्रमोटर होल्डिंग की बात की थी,
प्री इशू प्रमोटर होल्डिंग 100% है, पोस्ट इशू प्रमोटर होल्डिंग 88.35% है। सो लाइक प्रमोटर होल्डिंग आईपीओ जब मार्केट में लिस्ट जाएगा उसके बाद भी प्रमोटर का 88% होल्डिंग है। सो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर कोई भी कंपनी, हर कंपनी को लिस्टिंग डेट से 3 इयर्स के बीच में अपनी होल्डिंग 75% तक करनी पड़ती है। ये एक सेबी का नया रूल है हर कंपनी को। देन मैं लिस्टिंग गेन्स के लिए मैं क्या देखता हूँ पर्सनली, मैं वो बताता हूँ, ये मेरी थिंकिंग है। मैं ये देखता हूँ कि लाइक कितने लोगों ने, कितने ज़्यादा लोगों ने उसमें सब्सक्राइब किया है। अब इसमें टोटल 121 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि 121 लोगों में एक इंसान को एप्लीकेशन मिलेगी। देन वही रिटेल इंडिविजुअल्स का अलग वो होता है, रिटेल इंडिविजुअल्स 11 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल 155 टाइम्स सब्सक्राइब है। ये हम लोग बेसिकली आईपीओज में ये देखते हैं। एंड आगे हम लोग पूरे इस पर डिटेल एनालिसिस करेंगे आईपीओ का, कि हम लोग डिटेल एनालिसिस कैसे करते हैं। ये एक बेसिक एनालिसिस है, कोई भी अगर करना चाहे तो डायरेक्ट ये आईपीओ डिटेल्स डाल के और ये एनालिसिस कर सकता है। तो यहाँ पे अगर किसी को कुछ पूछना हो, डाउट्स हो, तो वो पूछ सकता है। तो मैंने ना एक लिंक डाली है चैट पे। सो अगर आपको जो भी अपकमिंग आईपीओज है उनका डेट कब है, कब सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका प्राइस रेंज क्या है, एंड और भी कुछ कुछ डिटेल्स रहते हैं, तो ये जीरोधा का एक फ्री लिंक है, उस पर आप जाके चेक कर सकते हो ये सब चीज़ें। आप अगर गूगल पे सिंपल सर्च भी करोगे कि जीरोधा अपकमिंग आईपीओज, तो भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी। एंड मैंने चैट पे उसकी लिंक भी डाल दी है। सो इसमें लाइक हमेशा अपडेट होते रहते हैं एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई ब्रोकर के अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, आप ये देख सकते हो कहीं पे भी। एंड ये मतलब काफ़ी रिलायबल इंफॉर्मेशन रखती है एंड रियल टाइम में अपडेट भी होती रहती है ये चीज़। मुझे एक बात ऐड करनी थी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आईपीओ। ये कि हर एक जो लॉट होता है ना, इट इज मतलब एक काइंड ऑफ रूल टाइप है कि जब भी लॉट बनता है किसी भी आईपीओ में, तो हर एक लॉट की प्राइस इक्वल टू और लेस देन 15,000 होती है। और फॉर एनी रिटेल इन्वेस्टर ही कैन बाय इन द नंबर ऑफ लॉट्स, मतलब 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट वैसे खरीद सकता है। सेकेंडली एंड थर्डली मैक्सिमम वो उतना ही खरीद सकते हैं जहां तक अराउंड 2 लाख जितने की वैल्यू होती है। तो इवन इफ अगर आप श्याम मेटालिक्स का भी अगर आईपीओ चेक करोगे, उसमें कुछ 1,92,000 समथिंग पे ही कैप कर दिया था कि उससे ज्यादा आप लॉट खरीद नहीं सकते, विच कम्स एट अराउंड 14 लॉट्स। सो या दैट्स इट। समरूद इस चीज की बात कर रहा है, लाइक आप 14 लॉट से ज्यादा नहीं खरीद सकते हो, क्योंकि 15th लॉट पे वो 2 लाख से ऊपर चला जाएगा ना, इसलिए 14th लॉट पे ही फाइनल है वैसे। एंड आईपीओज में फिक्स होता है कि रिटेल को इतने शेयर्स देते हैं, रिटेल्स को हम लोग इतने शेयर देंगे, एंड जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन है उसको इतने शेयर्स देंगे। सो ये चीज़ आपको यहाँ डिटेल्स मिल जाती है कि रिटेल्स के लिए, रिटेल इंडिविजुअल्स के लिए कितने शेयर हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस के लिए कितने शेयर हैं। नॉन इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं, जैसे मान लो मेरी कोई कंपनी है या फिर कोई ट्रस्ट है, तो उसके थ्रू अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ ना, तो मैं वो 2 लाख से ज़्यादा के अमाउंट पे अप्लाई कर सकता हूँ, तो वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का आ जाता है। ओके, सो हम लोग लाइक आगे मूव करते हैं, कल कल वाले टॉपिक से ही स्टार्ट करते हैं। कोई किसी को मतलब अगर मेजोरिटी ऑफ लोगों को देखना हो कि आईपीओ कैसे अप्लाई करते हैं, तो मैं 2 मिनट में एप्सॉक्स में करके दिखा सकता हूँ। आप हैंड रेज कर सकते हैं कि अगर आपको ये चीज़ देखनी है कि आईपीओ कैसे अप्लाई करते हैं। अक्षत, आई थिंक कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ लोग शायद बिगिनर्स एंड उनके अभी तक डीमैट अकाउंट खोले नहीं। आई थिंक वी शुड डू दैट सम टाइम लेटर। ओके, या हाँ, हम लोग कल हम लोगों ने बैलेंस शीट तक डिस्कस कर लिया था, ठीक है। आज पी एंड एल स्टेटमेंट, तो कोई मुझे बता सकता है एक बेसिक की पी एंड एल स्टेटमेंट क्या होता है, लाइक इसके नाम से हमें जो समझ आ रहा है।
सो बेसिकली P&L स्टेटमेंट में हम लोग किसी भी कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो हमें P&L स्टेटमेंट से पता कर चलता है कि उस कंपनी ने इस फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस कमाया, या फिर इस क्वार्टर में कितना प्रॉफिट कमाया कितना लॉस कमाया है। देन कोई कैश फ्लोज बता सकता है कि कैश फ्लोज क्या होता है? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, you are audible. कैश फ्लो एज इन कंपनी के लिए ऐसा कुछ होगा कि जब वो कोई चीज अगर बेचती है एंड उसके पास कैश में आता होगा, ऐसा टाइप का कोई चीज। हाँ, सो बेसिकली कोई भी कंपनी में कितना कैश आया है या फिर कितना कैश गया है, बेसिकली कैश इन एंड कैश आउट, ये कैश फ्लोज होता है। बिकॉज हम लोगों ने ये सब तो देख लिया कि प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट की एसेट्स, लाइबिलिटीज और प्रॉफिट लॉस। अब इसके बाद पैसा वो कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है वो भी तो हमें देखना पड़ेगा ना, कि लाइक वो पैसा सही जगह से तो आया है, मतलब कंपनी वो सेल्स करके ही वो पैसा कमा रही है या कुछ चीजें बेच के वो पैसा कमा रही है, या फिर वो पैसा कहाँ जा रहा है, आगे फ्यूचर एक्सपेंशन में जा रहा है या कहाँ जा रहा है, वो बेसिकली हमें कैश फ्लो से पता चलता है। ठीक है। अब कैश फ्लोज में तीन चीजें होती है: कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सो कोई इनके नाम से ही बेसिक, जो इनके नाम से हमें क्या पता चल रहा है वो बता सकता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो मतलब क्या होता है? सो बेसिकली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब कंपनी ने जो माल बनाया है उसमें कंपनी का कितना पैसा डला है, उसके बाद जो बेचा है उसमें कितना पैसा डला है, ये सब जो इसका नेट जो चीज होती है ना, वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आती है। देन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, अब कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाना है तो वो आगे चीजों में इन्वेस्ट करेगी, कुछ लैंड खरीदेगी या कुछ मशीनरीज खरीदेगी। सो वो वहां पे, या फिर अगर उसने कुछ बेचा, सो ये सब चीज, ये जो चीजें आती है ना, वो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आती है। एंड देन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, बेसिकली कंपनी ने कोई डेट ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट दिया, डेट रीपेमेंट हुआ, या फिर कंपनी हम लोगों को डिविडेंड देती है, यानी कि उनके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम लोगों को देती है। ऐसी जो चीजें होती है, या फिर उस कंपनी ने कहीं किसी शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है वहां से डिविडेंड आया। सो ये सब चीजें कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आती है। यहाँ तक अगर किसको कुछ लाइक डाउट हो या फिर कुछ बोलना हो तो वो बोल सकता है। नहीं तो फिर हम लोग स्क्रीनर पे चलते हैं डायरेक्ट, की स्क्रीनर। सो या स्क्रीनर मतलब अब हम लोगों ने ये सब तो देख लिया कि यार ये सब है, अब हम लोग की बैलेंस शीट ये होता है, प्रॉफिट एंड लॉस ये होता है, कैश फ्लो ये होता है, लेकिन अब हमको ये चीजें पता कहाँ से चलेगी कि ये चीज हम देखें कहाँ से? सो बेसिकली मैं इन ये चीजें देखने के लिए दो टूल्स यूज लेता हूँ: स्क्रीनर एंड मनी कंट्रोल। सो स्क्रीनर लाइक आप खोलोगे एंड लॉगिन करोगे, सो ये सब चीजें आएगी, यहाँ पे आप अपना फ्री अकाउंट बना लो। इस जगह आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स दिख जाएंगे, जो भी रिसेंट रिजल्ट्स आए हुए हैं कंपनीज के। एंड ये एनुअल रिपोर्ट्स हो जाएगी, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि एनुअल रिपोर्ट्स हम लोग कैसे पढ़ते हैं। नाउ यहाँ पे हम लोगों को जिस जिस कंपनीज पे हम लोग हम लोग नजर रखना चाहते हैं, उन कंपनीज का हम लोग नाम ऐड कर सकते हैं। जैसे कोई भी 3-4 कंपनीज का नाम बोल दो। सिप्ला। सिप्ला, टाटा एक यहाँ पे मोटर्स। टाटा मोटर्स, एक यहाँ पे इन्फोसिस लिखा हुआ, इन्फोसिस ले लेते हैं। सो बेसिकली हमने ये ले लिया यहाँ पे। अब इसके रिलेटेड जो भी न्यूज़ है ना, वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी अपने वॉच लिस्ट अपडेट्स में ही,
कि जैसे सिप्ला में ये आ रहा है कि ये इनसाइडर ट्रेड का कुछ आया, इन्फोसिस में ये चीज़ आई। सो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ की न्यूज़ हमें डायरेक्ट ये चीज़ खोलते ही, स्क्रीनर खोलते ही हमें यहाँ पे मिल जाएगी, अपने पोर्टफोलियो से रिलेटेड न्यूज़। ठीक है, अब हम कोई भी कंपनी पे जाते हैं कि किसी, यहाँ पे हम लोग किसी भी कंपनी को सर्च कर सकते हैं। सो कोई भी एक कंपनी का नाम ले लो जिसके फाइनेंशियल्स हम लोग देख लें। अडानी ही ले लें। गाइस प्लीज आप भी लोग भी पार्टिसिपेट करो, सही रहेगा। एंड प्लीज कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज शेयर करो कि क्या प्रॉब्लम्स है। So, हमने अडानी लिया, ये यहाँ से हम लोग पूरा अडानी एंटरप्राइजेस की पूरी सब चीज़ देख सकते हैं। सो ये चीज़ हो गया कि ये कितना मार्केट कैप क्या है। सो हम लोग यहाँ पे बेसिकली मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। कंपनीज 3 तरह की होती है, स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप। अब इन ये चीज़, ये 3 मतलब 2 तरह से इसको क्राइटेरिया हम लोग कर सकते हैं इसको। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जो कंपनी 5,000 करोड़ से कम की है वो स्मॉल कैप होती है, जो कंपनी 5,000 से 20,000 करोड़ की है वो मिड कैप होती है, एंड देन जो 20,000 करोड़ से ज़्यादा है वो लार्ज कैप होती है। एंड देन कुछ लोग ये बोलते हैं कि जो फर्स्ट 100 कंपनीज है वो लार्ज कैप है, 100 to 250 कंपनीज है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप वो मिड कैप है, एंड जो कंपनी उससे कम है, 250 से नीचे आती है, वो सारी स्मॉल कैप है। सो ये हमारे ऊपर होता है कि हम लोग कैसे उनको क्राइटेरिया, मतलब हम लोग कैसे करते हैं उसको। सो बेसिकली मार्केट कैप क्या होता है? मार्केट कैप होता है कि उस कंपनी की जो शेयर प्राइस अभी चल रही है, बेसिकली उस कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या है, उस कंपनी की जो अभी शेयर प्राइस चल रही है इनटू उसके जितने शेयर्स हैं। ये मतलब थोड़ी सी थियोरेटिकल चीज हो जाएगी, बट ये चीज हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे ना तो बहुत, मतलब आगे जाके हमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। उस कंपनी की अभी जो शेयर प्राइस चल रही है मल्टीप्लाइड बाय उसके कितने शेयर्स हैं, ये उस कंपनी की मार्केट कैप होती है। अब मार्केट कैप मतलब बेसिकली उस कंपनी की आज के डेट में मार्केट में प्राइस क्या है, कि अगर आप उस कंपनी को बेचने जाओ तो ये मार्केट में उसकी इतनी प्राइस मिल जाएगी, अगर हम लोग बेसिक लैंग्वेज में समझें तो। करंट प्राइस जो अभी चल रही है प्राइस जो 1368, देन इस हाई लो होता है 52 वीक, यानी कि 52 वीक में ये कितनी तो हाई गई है और कितना इसने लो बनाया है, ये है। देन स्टॉक पीई, बुक वैल्यू, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि ये सब क्या होता है जब हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस में आगे जाएंगे। देन ये इसका एनालिसिस हो गया कि इसमें प्रोस क्या है एंड कॉन्स क्या है। ये इसके पीयर्स, यानी कि ऐसा ही बिजनेस करने वाली इस सेक्टर की और कौन कौन सी अक्षत, लिस्टेड आई एम कंपनीज सॉरी है। बट मेरे को एक चीज क्या? बोलनी थी। हाँ, तुमने ये बोला कि मार्केट कैपिटल ये होता है कि जब कंपनी को बेचने जाएं तो कंपनी के पास उतना रुपए होगा। मेरे हिसाब से मार्केट कैपिटल वो होता है कि जितने शेयर मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं। हम्म, मतलब कि अगर मैं- ऊपर मैंने, करो। हाँ हाँ, तुमने ये बोला ना कि अगर आज अडानी इंटरप्राइजेस को बेचने जाएंगे तो इसके पास 150, अरे 1,50,421 करोड़ होंगे। नहीं मेरे नहीं, हिसाब से मार्केट, हाँ, मैंने ये बोला कि अगर आज के दिन अडानी को बेचने जाएंगे तो इसकी हाँ, हमें इतनी प्राइस मिल जाएगी। नहीं नहीं, मेरे हिसाब से इसका मतलब ये होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन का कि 1,50,421 करोड़ के शेयर लोगों के पास फ्लोट है। मतलब मार्केट में इतने शेयर फ्लोट हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मी इट इज़, मतलब ये मीनिंग होता है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मेरे हिसाब से इसका मीनिंग ये होता है। बेचने से इसका कोई लेना देना नहीं है। नहीं, मार्केट कैप मार्केट में कितने फ्लोट है वो नहीं, टोटल जितने शेयर्स हैं, वो जो हाँ टोटल, हाँ जितने शेयर्स है ना उनकी वैल्यू। सो हाँ बेसिकली यही होगी ना कि पूरी कंपनी की कितनी प्रमोटर्स वैल्यू है। वगैरह सबके मिला के। हाँ, हाँ, प्रमोटर्स वगैरह सबसे मिला के। सबके मिला के इतने शेयर फ्लोट हो रहे हैं। तो बेसिकली वो मार कंपनी की वैल्यू नहीं हो गई क्या, कि ये कंपनी की टोटल ये वैल्यू है? या मेरे हिसाब से तो वो अलग होना चाहिए। मतलब मेरे को इतना कंफर्म नहीं है, मैं सच में, मतलब मेरे को ये डाउट था इसलिए मैंने तुमसे पूछा। मेरे हिसाब से कंपनी की वैल्यू नहीं होगी।
बाकी तुम जैसा बताओ। मेरे हिसाब से तो मतलब कंपनी की वैल्यू ही होती है, और अगर किसी को और कुछ लगता है तो वो प्लीज बता सकता है। मतलब मुझे तो यही लगता है कि वो कंपनी की कितनी, चलो बेसिकली ठीक अगर है ठीक है कोई ठीक उसको, है, मैं थोड़ा रिसर्च करके इस पे बात करूंगा। हाँ सो बेसिकली कोई उसको बेचने तो नहीं जा रहा है, बट यही है कि अगर उसके टोटल शेयर्स आज के कितने हैं, हम लोग अगर सारे शेयर्स बेच दें तो हम लोग को इतना आज के मार्केट प्राइस पे इतना मिल जाएगा। ये प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है, बट एक बेसिक लैंग्वेज में मैंने ये चीज बताई थी। आई थिंक कि दोनों की आधी आधी बात सही है कि पूरा शेयर्स अगर बेचने जाएंगे तो उसका वैल्यू 150 करोड़ के अराउंड होगा, बट पूरे कंपनी को बेचने जाएंगे तो उसका वैल्यू 150 करोड़ नहीं है। जैसा तुमने पहले बोला था कि अडानी को अगर बेचने जाएंगे तो 150 करोड़ से, वो सही नहीं होगा क्योंकि उसके कुछ परसेंट शेयर्स ही तो अवेलेबल है ना मार्केट में, पूरे तो शेयर्स 100% अवेलेबल नहीं है। सो आई नहीं थिंक तो कि मैं, हाँ तो आई थिंक कि मतलब दोनों की आधी आधी बात सही है कि मार्केट में जितने शेयर्स अवेलेबल है उसको अगर पूरा बेच देंगे अपन आज के डेट में तो वो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो वैल्यू अरे मार्केट मतलब मोटा मोटा कैपिटलाइजेशन। कंपनी की आज की वैल्यू मतलब इतनी हो गई। नहीं, कंपनी की वैल्यू नहीं होगी ना कार्तिक, वही तो, क्योंकि ये कम मार्केट में पूरे शेयर्स नहीं होते हैं। पब्लिक जब कोई कंपनी जाती है तो 100% पब्लिक बहुत रेयरली कोई कंपनी होती है, 20%, 30%, 10% कुछ ओके, भी हो सकती है, तो पूरे कंपनी की वैल्यू हम नहीं बोल सकते कि वो इसको मैं मार्केट एक एग्जांपल के साथ कैपिटलाइजेशन। समझाऊं, लाइक एक एग्जांपल के मैंने साथ अभी समझाता हूँ। देखो, मार्केट कैप बेसिकली जो अगर बेचने जाएंगे भाई, तो मार्केट कैप उसका कम भी तो हो जाएगा बेसिकली। तो उसको फेस वैल्यू से, जो उसकी बैलेंस शीट होती है हर साल की, उससे देखा जाता है कि उसके पास कितनी एसेट है, कि अगर आज बेचने जाएंगे तो इस कंपनी को शेयर होल्डर को इतने इतने रुपए मिलेंगे। मार्केट कैप इज बेसिकली कि कितने शेयर फ्लोट हो रहे हैं मार्केट, कितने मैं रुपए के एक शेयर एग्जांपल फ्लोट हो रहे हैं। एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मतलब शायद मैं, हो सकता है मैं समझाने में गलत हूँ, इस एग्जाम्पल के साथ हो सकता है अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। या गोन। या सो सपोज मेरी एक कंपनी है, उस वो कंपनी के मेरे पास 100 शेयर्स हैं, मतलब उस कंपनी के टोटल 100 शेयर्स हैं। अब मैंने उसको लिस्टिंग में लाया तो 70 शेयर्स तो मैंने अपने पास रख लिए, एंड 30 शेयर्स मैंने मार्केट में दे दिए कि ये 30 शेयर्स मार्केट में ये हैं। ठीक है। उस शेयर की करंट प्राइस अगर 100 रुपए चल रही है, तो उस कंपनी का मार्केट कैप 100 × 100 10,000 कर 10,000 रुपीज होगा। ये मैं बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। इसमें किसी को नाउ कुछ आई डाउट? थिंक वी ऑल कैन अग्री नाउ। ठीक है आदित्य, हाँ हाँ, ये हाँ स्टार्ट। एग्जांपल समझ गया अपन। आई थिंक नाउ वी ऑल कैन अग्री। हाँ सो बेसिकली अगर हम लोग, अगर कोई शेयर बेचता है ना, तो वो हमको पता है कि वो प्राइस गिरेगी, तो वो सब बातें हम जाने देते हैं। बेसिकली आज की डेट में उसकी कितनी मार्केट कैप है वो हम लोग देख रहे हैं। मार्केट कैप का ये होता है कि आज की डेट में क्या मार्केट कैप है। सो 100 रुपए, 100 शेयर्स हैं एंड 100 रुपए की प्राइस है, तो वो 10,000 रुपए उस कंपनी की मार्केट कैप हो गई आज की डेट में। ठीक है। नाउ यहाँ पे इसके हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स देख सकते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। देन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सो बेसिकली हम लोग आज प्रॉफिट एंड लॉस पे ज्यादा फोकस करेंगे, and लोग एक एक टॉपिक पे करेंगे। सो प्रॉफिट एंड लॉस में फर्स्ट होता है सेल्स। कोई मुझे बता सकता है सेल्स क्या होता है? हम लोग ये कंसोलिडेटेड फिगर्स देख रहे हैं, ये चीज यहाँ पे लिखा है। अगर हम लोग को स्टैंड अलोन देखने तो हम लोग स्टैंड अलोन अलग से देख सकते हैं। अभी हम लोग कंसोलिडेटेड देखेंगे कि उस पूरी कंपनी का क्या है। तो कोई मुझे बता सकता है सेल्स बेसिक लैंग्वेज में सेल्स क्या है? सो बेसिकली बेसिकली अपने सेल्स, कंपनी ने जो हाँ प्रोडक्ट बेचा बिना प्रॉफिट के, मतलब प्रॉफिट नहीं, मतलब जितना उसका कॉस्ट वगैरह आई सब मिला के जो उसने बेचा।
बेसिकली जितने रुपए का माल कंपनी ने बेचा ना, वो सेल्स हो गई। कि अगर कंपनी ने टोटल वो अब वो सेल्स से ही प्रॉफिट निकालेगा, मतलब सेल्स से ही वो कंपनी प्रॉफिट निकालती है। सेल्स माइनस एक्सपेंसेस ही बेसिकली प्रॉफिट, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है वो सेल्स माइनस एक्सपेंसेस होता है, कि जितने का माल बिका माइनस उसको बनाने में हमें कितना एक्सपेंस हुआ। सो एक्सपेंस वो हो गया कि उस चीज को बनाने में हमें रॉ मटेरियल लगे होंगे। समझो मुझे एक मतलब एक ड्रेस बनानी है, कोई भी जीन्स बनानी है, सो उसके लिए रॉ मटेरियल लगेगा। मशीन्स मशीन्स के लिए लेबर लगेंगे। मशीन्स का तो जो हुआ वो तो हमारी एक इन्वेंट्री सेट हो गई, उसके लिए हमें लेबर्स लगेंगे। उसके बाद उसकी पैकेजिंग के लिए, इन सब के लिए जो एक्सपेंस आएगा, ये चीजें हो जाएगी उसका एक्सपेंसेस। देन वो चीज मैंने 1500 रुपए में बेची, ये चीज हो गई सेल्स। अब उसको बनाने में मुझे खर्चा आया 1200 रुपए, ये मेरा एक्सपेंस हो गया। सो अब मेरा प्रॉफिट क्या हुआ? 1500 माइनस 1200, 300। इससे कोई डिसएग्री करेगा? नहीं भाई। सो बेसिकली ये चीज सेल्स माइनस एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये चीज तो हो गया कंपनी का प्रॉफिट। ये सारे सारे जो फिगर्स है वो करोड़ में है। सो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि कंपनी कैसे ग्रो कर रही है। नाउ ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये हो गया। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? सर ये बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, सो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देख लेना इस चीज को। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हमारा हुआ ना, टोटल हमने कितने का माल बेचा। अगर मैंने सपोज 1500 का मैंने माल बेचा, अब मुझे 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ। सो एक मैं सो मैंने 1500 का मैंने माल बेचा, इसमें मुझे 300 का प्रॉफिट हुआ। तो अब हम लोग इसका मार्जिन कैसे निकालेंगे? 300 डिवाइडेड बाय 1500 इंटू 100, बेसिकली 20% का प्रॉफिट मार्जिन निकला। यानी कि मैंने जितनी सेल्स की उससे मैंने इतना प्रॉफिट कमाया, तो मैंने कितना परसेंट का प्रॉफिट कमाया उस चीज में, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हुआ। कुछ डाउट्स है? नाउ अदर इनकम। अब अदर इनकम क्या होता है? बेसिकली कंपनी ने जो अपनी सेल्स से जो प्रॉफिट कमाया, वो तो उसकी मेन इनकम हो जाएगी। अब अदर इनकम में ऐसा होता है कि अगर कंपनी ने कहीं पे कोई जमीन थी वो बेच दी, कोई लैंड बेच दी, या फिर कंपनी को कुछ कहीं से कुछ इंटरेस्ट मिला, कुछ कंपनी ने पैसा दे रखा था, या फिर कहीं से कुछ डिविडेंड मिला, तो ये सब चीजें जो आती है ना वो अदर इनकम में आती है। हमें यहाँ पे एक रेड फ्लैग होता है कि अगर कंपनी की अदर इनकम बहुत ज्यादा कभी बढ़ी है, तो हमें ये चीज देखनी होती है फंडामेंटल एनालिसिस करते टाइम, कि यार ये चीज क्यों बढ़ी है, कि कंपनी ने अपने कहीं पे कुछ बेच तो नहीं दिया जहां से उसको अच्छा प्रॉफिट आ रहा था, या ऐसा कुछ हो रहा तो उसने वो चीज बेची तो नहीं है। ये चीजें हमें देखनी होती है अदर इनकम में। देन इंटरेस्ट। अब अगर हम लोग कमाएंगे तो हमें गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा। जो हमने लोन्स लिए, सॉरी इंटरेस्ट में हम लोग जो लोन्स लिए हुए हैं, वो हमें दे उसके इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कोई भी लोन लोगे तो आपको किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे वो लोन मिलेगा, सो उसका वो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो इंटरेस्ट में बेसिकली इंटरेस्ट ये होता है। देन डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन, आपने कोई भी एसेट खरीदी, शायद कोई मशीन खरीदी, या फिर अपने पूरे ऑफिस के लिए पीसीस खरीदे। अब उन मशीन या उसकी वैल्यू जो हमने नई खरीदी, 1 साल बाद उतनी तो नहीं रहने वाली है, उससे तो कम होगी। सो डेप्रिसिएशन में ये चीज आती है कि जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यूज कितनी कम हुई है, ये कि वो चीज कितनी डेप्रिशिएट हो गई है, ये चीज डेप्रिसिएशन में आती है। देन ये सब हटा के प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाता है, कि टैक्स से पहले कितना कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, उसके बाद कंपनी ने कितने परसेंट टैक्स दिया वो, तो यहाँ से नेट प्रॉफिट आ जाता है। यहाँ पे प्लीज अगर किसी को कुछ डाउट्स हो तो पूछ लो कि ये सब क्या होता है। ये टैक्स में -64% क्यों है? बेसिकली जब ये बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोग रिटर्न फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो
हमें मतलब वो है, वो टैक्स रिटर्न हम लोग वापस ले लेते हैं जो हमने टैक्स भरा है हमारा। अगर सेल्स जो सेल्स कम, क्या बोलते हैं, एक मिनट, सेल्स अगर हमारी कम है और हमने माल जो खरीदा है वो ज्यादा है, तो हमें टैक्स भरना थोड़ी ना पड़ेगा अगर हमारा प्रॉफिट वो कम है तो। कुछ समझे? ओके ओके ओके। अगर समझ नहीं आया तो पूछ लो, बिकॉज मुझे नहीं क्लियर हुआ, अक्षत एक बार और समझा सकते हैं क्या? ओके, सो ये पता है कि हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, लाइक वो जितना हमने टैक्स भरा है, ITR। वो आईटीआर, वो जितना हमने टैक्स भरा है वो टैक्स का कुछ वापस लेने के लिए रिटर्न फाइल करते हैं। हाँ। सो बेसिकली अगर अब वो कंपनी ने, बेसिकली अगर हम यहाँ पे बेसिक लैंग्वेज में समझें, मुझे जो लगता है वो ये है कि ये रिटर्न अगर कंपनी ने फाइल किया है, अब वो उसमें क्या चीज़ होती है कि अगर कंपनी ने सपोज सेल्स, अब हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, कंपनी ने सेल्स की है 1200 करोड़ की, ठीक है, बट उसका एक्सपेंस हुआ है 1500 करोड़ एंड उसने पास्ट में कोई रिटर्न फाइल किया हुआ है, सो बेसिकली वो टैक्स उसके पास वापस आता है। ये प्रॉपर मतलब सीए वाली लाइन का वो चीज है। बट जैसे बोला एग्जांपल में कि अगर मतलब हमारा जो सेल्स हुआ है हाँ उसकी वैल्यू अगर हमारे एक्सपेंस से कम है, राइट, तो हमें हाँ मतलब कुछ टैक्स भरना नहीं है। हाँ, कुछ भरना नहीं है। तो तो फिर मतलब तो भरना नहीं है ना, बट -64% का मतलब तो हुआ कि हमें पैसा मिलेगा वहां पे, तो फिर उस हमने हिसाब से 0% नहीं आना चाहिए। हमने पिछले साल कुछ टैक्स भरा होगा, ओके। वो चीज अगर मतलब हमने वो माल खरीदा, कोई माल हम्म। खरीदा तो उसका तो हमने उस साल में टैक्स दे दिया। लाइक मैं एक अज्यूम कर रहा हूँ, ये चीज हो सकता है मैं गलत हूँ, ये मतलब मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ ये चीज, ठीक है। सो अगर हमने वो खरीदा एंड उसका हमने टैक्स दे दिया, बट इस साल हमने उतना सेल्स नहीं की, तो वो टैक्स हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके वो हम लोग वापस वो टैक्स ले सकते हैं। ओके ओके, एंड ठीक है, प्लीज इस समझ पे गया। रिसर्च कर लेना, या फिर हम लोग रिसर्च करके आ जाएंगे, बिकॉज इस पे हो सकता है मैं गलत हूँ, मतलब। एक बार तो रिसर्च करके हमें फिर से एक बार अपडेट करना है इस बारे में हाँ नेक्स्ट सेशन। हाँ ठीक है। देन नेट प्रॉफिट वो हुआ कि अब ये सब हटा के जो हमारा प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट हो गया, जो पैसा हमें मिल रहा है कंपनी से, मतलब जो कंपनी का टोटल प्रॉफिट है, कंपनी ने इतना पैसा कमाया है सब, सारे टैक्स वैक्स खर्चे वर्चे हटाने के बाद। देन अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, एक शेयर पे कंपनी कितना रुपया कमा रही है, वो होता है अर्निंग पर शेयर। एंड डिविडेंड पे आउट परसेंट, मतलब कंपनी प्रॉफिट का कितना परसेंट हमें दे रही है, मतलब प्रॉफिट का कितना परसेंट एज ए डिविडेंड कंपनी दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को। अक्षत, ये अर्निंग्स हाँ, पर शेयर लाइक निकालते कैसे हैं? एक मिनट, लाइक मैंने इसके लिए अलग वो किया हुआ था, मैं बताता हूँ। अब यार हम लोग एक दो टर्म्स जो हमारे आगे बहुत काम आने वाली है वो हम लोग अभी देख ही लेते हैं, मतलब आगे हर जगह हम लोग ये टर्म्स काम लेंगे। ये मेरी स्लाइड दिख रही है किसी को, जो मैंने स्लाइड, जो मैंने स्लाइड अभी लाइक कर रखी है जहाँ पे अर्निंग पर शेयर है, वो स्लाइड किसी को विजिबल है सबको? नहीं। हम्म, नहीं अभी नहीं है। लोड हो रही है। नहीं। लोड हो रही है शायद।
एक बार तो ऑफ करके फिर से शेयर कर। हाँ अब विजिबल है। हाँ भी है। सो बेसिकली ईपीएस क्या होता है, एक कंपनी हर शेयर पे कितना पैसा कमा रही है, ठीक है। ईपीएस हम लोग कैसे निकालते हैं, कंपनी का जितना प्रॉफिट है, सपोज कंपनी ने, हमने उस समय देखा था 923 करोड़ का प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय कितने शेयर्स हैं कंपनी के आउटस्टैंडिंग। बेसिकली क्या, अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे कंपनी ने कितना पैसा कमाया, तो जो टोटल प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय जो जितने शेयर्स हैं, वो हो गया अर्निंग पर शेयर। ठीक है। हाँ अक्षत, ओके देन थैंक यू। पी रेशो, यार ये जो चीजें हैं, पी रेशो एंड ईपीएस, ये चीजें हमारे आगे बहुत काम आने वाली है। सो ये हम लोग देखना है बेसिक। हम लोग अगर फंडामेंटल एनालिसिस किसी की भी कंपनी का देखता हूँ ना, अगर मैं देखता हूँ, तो मैं बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल पी रेशो, डेट टू इक्विटी एंड अर्निंग पर शेयर, ये तीन चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देता हूँ। सो पी रेशो किसी भी कंपनी का को वैल्यू करने के लिए हम लोग यूज लेते हैं कि लाइक उसकी करंट मार्केट प्राइस, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, लाइक उसकी जो प्राइस है उसके कंपैरेटिवली वो कितना अर्न कर रही है वो कंपनी, बेसिकली पी रेशियो ये होता है। अब जैसे सपोज कंपनी की करंट शेयर प्राइस है 100 रुपए एंड कंपनी अर्न कर रही है 20 रुपए, तो ये हो गया 5 का पी हो गया, सॉरी कंपनी का ईपीएस, कंपनी का अर्निंग पर शेयर 20 रुपए है, तो वो 5 का पी हो जाएगा। अब हाई, अगर किसी कंपनी का बहुत ज्यादा पी है ना, एक नॉमिनल हर सेक्टर के लिए अलग अलग होता है, बट नॉर्मल 20 to 25 का पीई किसी भी कंपनी का रहता है। अगर हम लोग उसको नॉर्मल वैल्यूएशन पे देखें, अगर वो बहुत ज़्यादा हाईली वैल्यूड है तो उसका बहुत ज़्यादा पी होता है। तो हम लोग हाई पी के दो रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट रीज़न कि यार कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, कि इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा इसको ओवर वैल्यूड बना रखा है, ये कंपनी हो सकता है कि अब यहाँ से गिर जाए, यानी कि उसका स्टॉक प्राइस गिर जाए। एंड दूसरी बात ये हो सकती है कि बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे होते हैं ना कि जिसमें आगे इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है। जैसे सपोज ये अभी ईवी सेक्टर है, ईवी सेक्टर अभी भले इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे रहा है, बट जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा आगे ग्रोथ दिख रही है, तो उस वजह से वो उसमें बहुत ज़्यादा लाइक इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, तो उस वजह से उस कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ती है। एंड अगर कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ेगी और वो उतना प्रॉफिट नहीं कमा रही है, तो वो ऑब्वियसली उसका पीई बढ़ेगा। यहाँ तक किस बात समझ में आई किसी को, एंड यहाँ तक कोई डाउट हो तो? ओके, नो सो देन अक्षत, समझ रहा है। पी पी निकालने का फॉर्मूला वही करंट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, ये पी का फॉर्मूला होता है। देन वैल्यू क्या होता है, बुक वैल्यू मतलब कंपनी की जो टोटल एसेट्स हैं माइनस लाइबिलिटीज, बेसिकली जो कंपनी की एसेट्स है कंपनी के पास, वो होती है बुक वैल्यू, जो टोटल एसेट्स है माइनस लाइबिलिटीज। अब यहाँ पे हम लोग अगर लाइबिलिटीज देखते हैं ना, तो उसमें हम लोग रिजर्व्स वाला जो पार्ट है वो कैलकुलेट नहीं करते हैं, बिकॉज वो कंपनी के पास कैश है, वो कंपनी आगे यूज लेगी एसेट बनाने में, कहीं पे इन्वेस्ट करेगी या कुछ करेगी तो वो एसेट बनाने में यूज लेगी, इसलिए हम लोग वो वाला पार्ट नहीं लेते हैं। तो ये कंपनी की बुक वैल्यू हो गई, टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है। देन कहीं पे भी प्लीज अगर कुछ भी समझ नहीं आया या मैं मतलब मैं सही से नहीं समझा पा रहा हूँ, तो वो प्लीज पूछ लेना।
देन डिविडेंड्स क्या होते हैं, कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को देती है, तो वो एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। वो डायरेक्ट अगर हम लोग करते हैं इन्वेस्ट तो वो हमारे बैंक अकाउंट में वो डिविडेंड डायरेक्ट आ जाता है। एंड जनरली होता ये है कि वो डिविडेंड कंपनी ने जितना दिया है ना, उसके बाद उस कंपनी की शेयर प्राइस उतनी गिर जाती है। जैसे अगर 5 रुपए का डिविडेंड दिया है तो वो 5 रुपए वो शेयर प्राइस गिर जाती है कंपनी की, बिकॉज वो डिविडेंड प्रॉफिट में से देती है, रिजर्व्स में से ही बहुत बार वो डिविडेंड कंपनी हमें देती है। देन ईबिडा, यार ईबिडा जनरली अगर मैं फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ तो मैं बहुत यूज लेता हूँ ये टर्म ईबिडा। ईबिडा होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। सो हमने इंटरेस्ट समझ लिया, टैक्सेस समझ लिया, डेप्रिसिएशन समझ लिया। अब एमोर्टाइजेशन क्या होता है? सो बेसिकली कंपनी के कुछ पेटेंट्स हैं, कुछ कॉपीराइट्स या फिर कंपनी ऐसी कोई चीज है तो उसकी अगर वैल्यू गिर रही है। डेप्रिसिएशन में क्या होता है, उसकी एसेट्स की वैल्यू गिर रही है, फिजिकल एसेट्स की। एमोर्टाइजेशन में इंटेंजिबल एसेट्स, जो हमने कल समझा था, इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू गिर रही है, तो वो होता है एमोर्टाइजेशन। सो इसके पहले की अर्निंग्स होती है वो ये होती है। देन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स। बेसिकली यार अगर आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ोगे ना, तो ये सब चीजें बहुत अभी हमें बोरिंग लग रही है। मैंने जब स्टार्टिंग किया था मुझे भी बोरिंग लगी थी, बट उस टाइम हमें ये सब चीजें वापस नेट पे पढ़नी ही पड़ेगी। सो हम लोग 2 मिनट में देख लेते हैं कि ये क्या होता है। रेवेन्यू माइनस कितने का, लाइक जो कॉस्ट, जैसे मैंने जीन्स का एग्जांपल दिया था। सो उस जीन्स का रॉ मटेरियल जितने का आया ना, रेवेन्यू मुझे उस जीन्स से हुआ 1500 रुपए का। अब वो जीन्स मेरे 1200 रुपए की पड़ी, पर उसका रॉ मटेरियल तो सपोज मेरे 700 रुपए का ही आया होगा ना। तो ये होता है ऑपरेटिंग, ये होता है ग्रॉस प्रॉफिट, ये कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट इतना हुआ। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू माइनस गुड्स सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कि वो लेबर कुछ लगी होगी या फिर उसको सेल करने के लिए, मार्केटिंग के लिए हमें पैसा लगा होगा, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाता है। देन नेट प्रॉफिट, जितने भी सारे एक्सपेंसेस है जो हम लोग प्रॉफिट मार्जिन देते हैं वो सब वो आ जाता है। एंड प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालने वो हम लोगों ने अभी जस्ट देखा था। सो नाउ डेट टू इक्विटी रेशो, बेसिकली एक कंपनी के ऊपर कितना डेट है वो हमें डेट टू इक्विटी रेशो से पता चलता है। डेट मतलब कंपनी ने कितना कर्जा लिया हुआ है। तो अब ये हम लोग कैसे निकालते हैं? जो कंपनी की टोटल लाइबिलिटीज है ना, उसको टोटल जितने भी शेयर होल्डर इक्विटी है उससे डिवाइड कर लेते हैं, तो वो डेट टू इक्विटी निकल जाता है। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो या कुछ भी पूछना हो तो वो प्लीज पूछ सकता है, फिर वो डाउट पूछ सकता है, अपने ओपिनियंस दे सकता है। अक्षत, मुझे एक चीज पूछनी थी। हाँ हाँ, हम लोग जब ईपीएस निकालते हैं, कि मतलब अगर बैलेंस शीट देखते हैं तो उसमें हाँ जब हम ईपीएस चाहते हैं निकालना, तो उसमें दो टाइप के रहते हैं, एक बेसिक रहता है और एक डाइल्यूटेड रहता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है और हमें क्या कंसिडर करना चाहिए? ओके। सो ये हम लोग आगे कवर करने वाले थे, लेकिन अब मैं बताता हूँ, रुक 1 मिनट। स्क्रीन विजिबल है सबको, जो मैंने ये वाली स्क्रीन शेयर की हुई है, यस, स्क्रीनर इट्स वाली? विजिबल। हाँ हाँ, दिख रही है। या एक्चुअली मैं सर्च करूँ कहीं पे वो मिल जाए तो मैं वही एग्जांपल के साथ समझा दूँ। नहीं। सो हम लोग उसमें समझ लेते हैं।
सो बेसिकली बेसिक ईपीएस तो जो अभी मैंने बताया वो चीज बेसिक ईपीएस होती है, ठीक है, जो अभी हम लोगों ने ईपीएस जैसे कैलकुलेट किया था। डाइल्यूटेड ईपीएस का मुझे इतना वो मतलब मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, देखो हम सब यहाँ पे बिगनर्स है तो हो सकता है मैं यहाँ पे गलत भी हूँ, बट अकॉर्डिंग टू मी डाइल्यूटेड ईपीएस वो होता है कि लाइक कंपनी ने कुछ हम्म, सो मैं अभी इसको सही से समझा नहीं पाऊंगा, लोग कंफ्यूज होंगे, तो मैं रिसर्च करके आ जाऊँ उसके बाद समझाऊँ तो ज़्यादा सही रहेगा। एंड सेकंड थिंग कि अगर किसी कोर कमेटी या किसी को भी अगर इसके बारे में हो तो वो बता सकता है। मैं जरा डाइल्यूटेड ईपीएस के बारे में बोलना चाहूँगा। हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ हेलो, हाँ हाँ, समरोज सही आ आ रही है रही ना है आवाज़? आवाज। हाँ, ठीक है। तो एक्चुअली सीन कैसा होता है ना कि कंपनी इसमें बहुत सारे ऐसे जो इनसाइडर से ऊपर मैनेजमेंट बैठे रहते हैं, प्रमोटर सब होते हैं, वो लोग एक दूसरे को ना वारंट इश्यू करते रहते हैं कि मतलब अच्छा काम किया तूने या प्रॉफिट बहुत बढ़ा दिया, वैसे सब सीन के लिए वो लोग कभी कभी एक दूसरे को वारंट इशू करते हैं। अब वारंट बेसिकली ऐसा कुछ सीन रहता है, वारंट का ऐसा सीन होता है कि इट्स लाइक अ गारंटी कि अगर जब मैं वारंट एक्सरसाइज करना चाहूँ तब मैं एक्स अमाउंट ऑफ शेयर फॉर एक्स प्राइस खरीद सकता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल अगर यार, हेलो, आवाज आ रही है? सॉरी। हेलो, हेलो। हाँ आ रही है, आवाज़ आ रही है। हाँ, सॉरी। हाँ, तो वारंट का कुछ ऐसा सीन होता है कि अगर समझो मेरे पास 100 वारंट है इसके रिलायंस के 1000 रुपए वाले, तो इसका मतलब ये है कि मैं जब भी वो वारंट एक्सरसाइज करना चाहूँ तभी मैं रिलायंस के 1000 शेयर खरीद सकता हूँ, सॉरी 100 शेयर खरीद सकता हूँ एट द रेट ऑफ 1000 रुपीज, इर्रिस्पेक्टिव कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है। मतलब अगर मार्केट में 10,000 भी चलता रहेगा, लेकिन अगर मेरे पास 1000 वाले रेट के वारंट्स हो तो मैं 1000 वाले रेट पे ही खरीद सकता हूँ। तो अभी क्या होता है, बहुत बार कुछ कुछ वारंट्स एक्सरसाइज करते हैं, कुछ कुछ वारंट्स नहीं करते। अभी सॉरी, एक बात और इंक्लूड करनी थी वारंट्स में कि वारंट्स की है ना एक एक्सपायरी डेट होती है कि इतने टाइम के अंदर एक्सरसाइज करना जरूरी है। अगर आपने वारंट को एक्सरसाइज नहीं किया उतने टाइम में तो ये हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो अगर आपने एक्सरसाइज किया then that amount of cash would come in the market and that amount of shares would be created out of thin air। तो वो सब चीजों को भी मद्देनजर रखते हुए वारंट अगर एक्सरसाइज हुआ तो, अगर कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज या डिबेंचर जो भी है वो सारे भी एक्सरसाइज हो गए तो उस केस में ईपीएस क्या होगा आपका, ये बोलता है डाइल्यूटेड ईपीएस। सो इट्स लाइक एट द वेरी कोर की आपका बेसिक सॉरी डाइल्यूटेड ईपीएस वही होता है कि एट द वेरी कोर आपका अर्निंग्स पर शेयर कितना है आफ्टर एवरीथिंग हैज बीन सेड एंड डन। वैसा अगर किसी को कुछ समझा नहीं है तो बता सकते हैं, वापस बोल सकता हूँ। ओके सो नाउ हम लोग यार एक चीज करते हैं, अभी तक हम लोगों ने जितना भी किया ना उसको प्रैक्टिकली एक शेयर पे अप्लाई करके देखते हैं कि उस हिसाब से कि वो कंपनी कैसी है, ठीक है। सो कोई भी एक कंपनी का कोई भी नाम बोल दो, अगर कोई किस पे रिसर्च कर रहा है कुछ भी, तो हम लोग उस पर अप्लाई करके देखते हैं ये चीज। भाई रिलायंस ले लो। लाइंस अरे नहीं यार, रिलायंस बहुत बार हो गया। यूनाइटेड स्पिरिट्स ले लो तुम। सो बेसिकली ये हमने देखा, अब यहाँ से हमको पता है अबाउट में ये पता चल जाएगा कि ये कंपनी करती क्या है। सो ये कंपनी बेसिकली
वही है विस्की और ये इन सब की कंपनी है अबाउट सेक्शन में। देन इस कंपनी के की पॉइंट्स, सो बेसिकली ये चीज़ ना क्वालिटेटिव एनालिसिस हो जाता है कंपनी का बेसिक, कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का मार्केट शेयर और ये सब क्या है। ठीक है। देन पी 126, 126 का पी है। अब यहाँ से हम लोग ना पी का अगर हम लोग को अंदाज लगाना है, हम लोग इसके पीयर्स जो इसके कॉम्पिटिटर्स है ना उसका पी देख के और हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि अरे कंपनी ओवर वैल्यूड है या क्या है। सो ये इस कंपनी के ये पीयर्स हो गए। अब मैं यहाँ पे मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दूंगा कि मुझे क्या लगता है, हम लोग केवल यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि यार ये चीज़ है। देन रॉस क्या है, इस कंपनी ने अपना डेट जो है वो कम किया है। कोई भी कंपनी अपना कर्जा कम करती है ना तो वो कंपनी के लिए बहुत प्रो मतलब बहुत अच्छी बात होती है एंड मार्केट उसको बहुत पॉजिटिवली देखता है। ये इस कंपनी के कॉन्स हैं। देन हम लोग अगर इस पे प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएं एंड हम लोग लास्ट 3 इयर्स का 4 इयर्स का प्रॉफिट देखें तो मार्च 2017 से या फिर मैं इनफैक्ट मार्च 2016 से देखूं, ये सेल्स ग्रो नहीं कर रही है। लाइक सेल्स एकदम उस पे ही है, 8,000 से 9,000 करोड़ के आसपास पे। एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस भी लगभग वही हैं। देन प्रॉफिट में 2016 से 2017 बहुत अच्छा प्रॉफिट बढ़ा है। देन 2017 से 2018 उसके बाद नॉर्मल 2021 तक नॉर्मल। अब यार हमें ना ये हमारे इस टाइम पे एक बहुत बड़ी चीज़ देखनी होगी कि यार 2020 में हम सबको पता है कोविड आया था एंड हर कंपनी का इम्पैक्ट आपको उस पर दिखेगा। इससे अगर कोई डिसएग्री करता है तो बताओ कि लाइक हर कंपनी पे कोविड का इम्पैक्ट हुआ है एंड उस वजह से उसकी प्रॉफिट्स में सेल्स में बहुत गिरावट आई है। यार बट अक्षत इसमें तो हमें दूसरा ही केस दिख रहे हैं, यहाँ तो गिरावट का, यहाँ तो इजाफा हो गया। कहाँ हुआ? 2020 से 2021 प्रॉफिट गिराई है। कोरोना तो 2020 में आया था ना, सो मार्च। फाइनेंशियल ईयर 2020 अगर हम देखें तो वो मैंने जैसा बताया था कि अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक होता है। सो कोरोना का इम्पैक्ट तो उसके बाद हुआ ना 2020 से। हाँ लॉकडाउन मार्च में लगा था 20 में। लॉकडाउन तो उसके बाद हुआ ना। करेक्ट करेक्ट। एंड ये बेसिकली उसकी कंपनी है। लाइक सो उस लॉकडाउन में भी इतना ज़्यादा और कंपनीज में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया इस पे। ये भी एक रीज़न हो सकता है इस पे इम्पैक्ट नहीं आने का कि या लॉकडाउन के थोड़े दिनों बाद गवर्नमेंट ने ये अल्कोहल्स और इनकी शॉप्स खोल दी थी बिकॉज वहाँ से गवर्नमेंट को अच्छा टैक्स मिलता है। देन कंपनी का अक्षर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हाँ एक डाउट था, वो हाँ। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है ना, वो एक एक्सप्लेन कर सकते क्या कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कहाँ? नीचे अच्छा में? हाँ ये, हाँ यहाँ पे हम हाँ, आएंगे अभी। हाँ मतलब उसका कैसे पूरा माइनस में जा रहा, तो क्या हम समझ सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए हम कंपनी अगर चूज कर रहे हैं, कोई इन्वेस्ट करना हाँ, चाहता है तो वो गलत है? एक नेगेटिव साइन हो सकता है। लाइक अगर बेसिकली ये है कि 10 साल में अगर हम कंपाउंडेड देखें तो इस कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ बिल्कुल नहीं दी है, मतलब माइनस में ही दी है। इससे हम लोग स्टॉक प्राइस का अंदाजा नहीं लगा सकते। ये स्टॉक प्राइस का अलग है, यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट है, हमारी स्टॉक का प्रॉफिट नहीं है। ये बात हमें समझनी होगी। कंपनी ने इतना प्रॉफिट दिया है, बाकी 10 साल में CAGR जो स्टॉक का है वो 14% से बढ़ा है। बट हाँ लॉन्ग टर्म के लिए ये एक नेगेटिव साइन है कंपनी का कि -4% का प्रॉफिट ग्रोथ है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ भी इतनी अच्छी नहीं है। सेल्स भी कंपनी की 10 साल में 1% माइनस में ही जा रही है कंपनी की सेल्स। देन हम लोग ये देखें नेट प्रॉफिट, अगर हम कंपनी का देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लाइक ऐसा कोई एक्सेप्शनली बढ़ा या कम नहीं हुआ है। इनफैक्ट बीच में 2014-15 में तो बहुत ज़्यादा कंपनी को लॉसेस हुए थे। EPS भी ₹5 का EPS है। सो
बेसिकली अगर हम लोग केवल प्रॉफिट एंड लॉस से देखें तो अकॉर्डिंग टू मी ऐसा कोई पॉजिटिव नहीं है इस कंपनी में जो मुझे इम्प्रेस कर रहा है कि मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूँ। लाइक अगर किसी को कुछ भी दिखता है प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसा, तो वो बता सकता है कि बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है, बहुत ज़्यादा वो है। अगर कोई इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो बेसिकली कौन से पैरामीटर्स देखता है जिससे वो इन्वेस्ट कर पाए, मतलब विश्वास कर पाए कंपनी पर? हम लोग वही पैरामीटर्स देख रहे हैं, वो पूरा क्वालिटेटिव एनालिसिस देखते हैं। देन यार प्रॉफिट कमाना तो मैं ये देखता हूँ कि अगर कोई कंपनी ऐसी है स्टेबल, यानी कि मतलब हम लोग उसमें उसके लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं कि वो कंपनी आगे जाके बहुत अच्छा करेगी, अभी इतना अच्छा नहीं कर रही है। तो ये सब चीज़ें तो देखनी होती है कि उस कंपनी का सेल्स ग्रोथ कितनी है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कितनी है, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। यानी कि कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी ये होता है कि कंपनी लाइक हमारे पैसे पे कितना हमें कमा के दे रही है। यहाँ पे किसी को कुछ एडअप करना है या कुछ डाउट है? अक्षत तू एक बार लिस्ट कर सकता है क्या, लिस्ट कर सकता है कि क्या क्या स्पेसिफिक पैरामीटर्स तू चेक करता है व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग फॉर अ फर्म इन एनी कंपनी? केवल प्रॉफिट एंड लॉस में या ओवरऑल? पर्सनली क्या क्या पैरामीटर्स एक बार लिस्ट कर सकते हैं क्या? ओके, सो क्वालिटेटिव एनालिसिस में मैंने बता दिया था मैनेजमेंट, प्रमोटर एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बिकॉज सेक्टर का ऐसा होता है कि मेरे अकॉर्डिंग मतलब ऐसे हर सेक्टर होते हैं जिसमें कंपनीज अच्छी होती है। नाउ अगर हम लोग उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में जाएं तो यार मैं जिस लाइन में जिस ऑर्डर में देखता हूँ ना, मैं ये देखता हूँ कि जो इंडस्ट्री पीई है उस हिसाब से कंपनी का पीई ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन कंपनी की डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि कंपनी बहुत ज़्यादा डिविडेंड दे रही है। बिकॉज यार जो कंपनी बहुत ज़्यादा डिविडेंड देती है ना, उस कंपनी की ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होती है, ये हम लोगों ने देखा है। और इसका एक रीज़न इसलिए क्योंकि वो अपना सारा प्रॉफिट अगर हमें दे रही है ना, तो वो कंपनी आगे जाके मतलब वो आगे वो पैसा जो प्रॉफिट का ही तो पैसा हमें देती है, अगर वो सारे हमें दे रही है तो वो इन्वेस्ट कहाँ करेगी? तो उस कंपनी की फिर स्टॉक प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती है। सो अगर कोई डिविडेंड इन्वेस्टर है तो वो डिविडेंड यील्ड ज़्यादा देख सकता है। बट मेरा ऐसा है कि मैं रिटर्न स्टॉक प्राइस से कमाना चाहता हूँ। तो समझ रहा है इस बात को कि मेरा क्या पर्सपेक्टिव होता है कि लाइक मैं रिटर्न स्टॉक प्राइस बढ़ने से कमाना चाहता हूँ, मैं वो डिविडेंड मेरे पास है उससे रिटर्न नहीं कमाना चाहता हूँ। तो अगर किसी कंपनी बहुत ज़्यादा डिविडेंड दे रही है ना, तो वो कंपनी का की स्टॉक प्राइस में इतनी ज़्यादा बढ़ती नहीं है उसकी स्टॉक प्राइस। देन और भाई उसके वैसे बाद भी जनरली जब भी डिविडेंड आता है, अगर 4 रुपए का आया या 10 रुपए का आया या 100 रुपए का आया तो उतना शेयर प्राइस नीचे भी चला जाता है नेक्स्ट डे। या तो इसलिए मैं ये देखता हूँ कि डिविडेंड यील्ड कम हो कंपनी की। उसके बाद आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कंपनी ने जो कैपिटल लगाई है उस पर कंपनी को कितना रिटर्न आया है। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, जो हमने एक्सप्लेन किया है, ये चीज़ें अच्छी हो। सो मैं ये बेसिकली एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कंपनी में क्या है। देन कंपनी रेगुलरली अच्छा मतलब कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। लाइक अगर इस साल कंपनी ने 1000 करोड़ कमाया तो अगले साल 1200 को, लाइक एटलीस्ट 15 to 20% की प्रॉफिट ग्रोथ हो कंपनी की। देन कंपनी के पास रिजर्व्स अच्छे हों, कंपनी के ऊपर लाइबिलिटीज ज़्यादा नहीं हो, वो तो डेट, अगर कंपनी का डेट कम हो। सो मैं बेसिकली अगर हम लोग बेसिक ये चीज़ें देखें तो मैं ये देखता हूँ। और डेट टू इक्विटी ऐसा कंसीडर करते हैं कि 0.5 से कम होना चाहिए डेट टू इक्विटी रेशो। बट अकॉर्डिंग टू मी मैं 0 से 0.2 ये मेरी कंफर्टेबल रेंज है कि अगर 0.2 0.3 से ज़्यादा होता है तो मैं मतलब मैं नहीं करता हूँ उस कंपनी में इन्वेस्ट। सो आई थिंक आज का टाइम भी हो गया। तुम टाइटन भी खोल के देख सकते हो। ऑल्सो टू आंसर अमय's क्वेश्चन कि हम क्या क्या पैरामीटर्स देखेंगे बोल के, अभी तो एक्चुअली हम ये देख रहे हैं कि कौन से स्टेटमेंट्स होते हैं, उसमें क्या होते हैं, उससे क्या क्या बनते हैं वो सब। जब भी हम आगे जाके बेसिक इक्विटी रिसर्च और डीसीएफ एनालिसिस देखेंगे
तभी हम सीखेंगे कि ये सारी चीज़ों में एक मतलब बिगिनर इन्वेस्टर होगा तो उसने क्या क्या फैक्टर्स देखने चाहिए, और उसके बाद में एज एक्सपीरियंस बिल्डअप तुम खुद से डिसाइड कर लोगे कि मुझे ये प्रायोरिटी है, वो प्रायोरिटी है, ये फर्क नहीं पड़ता, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। क्योंकि इवन अब अभी जब डिविडेंड की जैसे अक्षत ने बात की कि वो उसका पर्सनल प्रेफरेंस है कि उसको स्टॉक प्राइस के इंक्रीज से और बिजनेस के ग्रोथ से चाहिए बोल के, लेकिन कितने तो सारे ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने ब्रिटानिया को 1,000 रुपए पे खरीदा होगा, वो आज वो स्टॉक प्राइस के एप्रिसिएशन के प्रॉफिट पे बैठे हैं, प्लस उनको हंड्रेड्स ऑफ रुपीज का ये भी आ रहा है, हर साल का डिविडेंड आ रहा है। तो इट्स मोर अबाउट योर पर्सपेक्टिव एंड तुम कौन सी तरह का पिक करना चाहते हो। तो या और ये बात हम बेसिक इक्विटी रिसर्च के टाइम देखेंगे। सो टाइटन अभी किसने बोला था कि टाइटन में, सो दिस इज लाइक वही पी। एक्चुअली अभी मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, तो पी लगभग आपको सब कुछ सबकी ज़्यादा ही मिलेगी, बट अगर इसके पीयर्स से देखें तो पी कम है। बट वही है, टाइटन का ऐसा है कि अपने फील्ड में मार्केट लीडर है। यहाँ पे आते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 13% के हेल्दी सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ 8% है। प्रॉफिट ग्रोथ में वो है रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है, टाइट मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है। सो बेसिकली हमें कोई एक पॉइंट नेगेटिव हो तो हमें ये नहीं बना लेना चाहिए। मैंने कल भी बोला था कि यार कोई एक पॉइंट नेगेटिव हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये कंपनी खराब है छोड़ दो, फिर तो आप कोई कंपनी को पकड़ ही नहीं पाओगे, बिकॉज हर कंपनी में कुछ नेगेटिव्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव्स होते हैं। वो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें पूरा देखने के बाद कि हमें अब इसमें, वो हमारा डिसीजन होता है कि हमें क्या करना है। आरओसी अच्छा है टाइटन का, लाइक प्री लॉकडाउन बहुत अच्छा चल रहा था बट गिर रहा है टाइटन का आरओसी। प्रमोटर्स के पास 52% शेयर है, एफ आई आईज 18% है। अब नाउ हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं, एफ आई आईज के पास डी आई आईज, कौन कौन से डी आई आईज इसमें इन्वेस्ट करें, लाइक एल आई सी, एस बी आई, तो इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। सो ये चीज़ है। तो या टाइटन एक रडार पे रखने जैसी कंपनी है अकॉर्डिंग टू मी। तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं। एंड यार कोई भी कंपनी का हम लोग डिसीजन लेना तो एकदम हमें डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि लाइक बस ये हमने देख लिया सब अच्छा है। थोड़ा वेट करो, उस कंपनी को फॉलो करो, उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखो, उसके बाद अपना डिसीजन लो। और कोई स्टॉक कोई अगर रिसर्च कर रहा हो बताना चाहता हो तो, नहीं तो लाइक हम लोग एंड करते हैं। ओके सो ओके सो हाँ ओके अक्षत, हो गए क्या तेरे सारे पॉइंट्स हाँ कवर? हाँ हाँ ओके ओके सो मैं थोड़ा सा नेक्स्ट जो डिस्कशन सेशन होने वाले उसकी थोड़ी सी अनाउंसमेंट कर दूं। ओके सो जैसा हमने बताया था कि हम 4 सेशंस पर वीक रखेंगे अभी। 2 विल बी फॉर फंडामेंटल जो कि थर्सडे फ्राइडे को हुए हैं, एंड 2 विल बी फॉर टेक्निकल एनालिसिस जो हम मंडे एंड ट्यूसडे को करेंगे। सो यार एक चीज मैं बता दे रहा हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस में कुछ भी थ्योरी रहेगा नहीं, हार्डली एक पैराग्राफ का रहेगा, 10-15 मिनट्स का हार्डली रहेगा उसमें थ्योरी। इट विल बी ऑल प्रैक्टिकल एंड हम पूरा टाइम मतलब ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स में स्पेंड करेंगे, हम वहीं पे सारी चीजें सीखेंगे। एंड अगर उसमें मतलब ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं मिलता है तो हमारा लाइक सेशन 30-40 मिनट्स में खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा बताने को है नहीं। इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग द पैटर्न्स दैट वी आर स्टडिंग, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग इन टेक्निकल एनालिसिस। सो आई वुड वांट कि आप सब लोग एक बार tradingview.com में अगर आप लोग टेक्निकल एनालिसिस वाले सेशंस ज्वाइन करने वाले हो तो आप tradingview.com पे साइन अप करके आना एंड लैपटॉप से ही ज्वाइन करना वो वाला सेशन। एंड क्योंकि हम एंड फॉलो अलोंग विद अस, ताकि मतलब जो भी पैटर्न्स हम वहाँ पे सीख रहे हैं, जो भी टेक्निकल चीज़ हम सीख रहे हैं वहाँ पे आप
वहीं साथ साथ आप देख सको, प्रैक्टिस कर सको एंड जो भी आपके डाउट्स हैं हम डिस्कस कर सके, क्योंकि इट विल बी प्योरली डिस्कसिंग एंड प्रैक्टिसिंग इन द टेक्निकल एनालिसिस वाला सेशन कुछ भी, क्योंकि ज़्यादा उसमें थ्योरी है नहीं। ऑलराइट, सो ठीक है, बस इतना ही बोलना था। एंड मंडे एंड ट्यूसडे को टेक्निकल एनालिसिस का होगा एंड जो भी टॉपिक्स रहेंगे वो ग्रुप पे आ जाएंगे आज शाम तक एंड लिंक विल बी शेयर्ड शॉर्टली ऑन द ग्रुप ओनली। ओके, सो ठीक है, सो if everyone could just switch on their cameras, we want to take a screenshot of the movement. It will be really nice if you all could switch on your cameras. अरे सोहम, हैप्पी दिवाली। थैंक्स राघव। प्लीज यार, आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग, अगर आप सब लोग ऑन करो कैमरा तो। Mithul, can you please switch on your camera? It's all right, Raghav, there's no need for name calling. Okay, so thank you very much. So we'll share the technical analysis wala topics, dates and timings as well in the Wall Street Club's WhatsApp group. So all right, thank you for joining the session. Please enjoy your weekends.